हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री ये दो लफ्ज़ हैं। इसका मतलब है कि ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी चक्कर है और केमिस्ट्री का भी चक्कर है। तो ऐसी ये वो वाली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को भी डिस्कस करते हैं और साथ हम केमिकल रिएक्शंस को भी डिस्कस करते हैं। केमिकल रिएक्शंस या तो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन हो रहे हैं तो उसके नतीजे में भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है, या हम खुद इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और इसके रिडक्शन के नतीजे में ना, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ये आपको नीचे भी दिखाया गया, करंट जिसको हम कहते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो थ्रू अ सिस्टम पर सेकंड, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है वो हम करंट कहलाता है। तो ये वाली जो चीजें हैं, करंट का पैदा होना, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का पैदा होना, किस चक्कर में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के चक्कर में पैदा हो अगर बिजली, या बिजली को हम खुद इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करें रिडक्शन करवाने के लिए और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। यानी कि ये वो वाली केमिस्ट्री, दो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोनों चीजें आएंगी कि या तो आपने एक केमिकल रिएक्शन करवाया और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, या इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हुए अगर आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो दोनों सूरतों में ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आएगा। और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और केमिस्ट्री का जो ताल्लुक है वो हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन दैट प्रोड्यूस आर रिक्वायर्ड, या कि जिसमें बिजली पैदा होती है या हमें ज़रूरत होती है रिडॉक्स रिएक्शन करवाने में। The conversion between chemical energy and electrical energy is carried out in an electrochemical cell. Cell हम कहते हैं जिसमें बिजली पैदा होती है, या अगर हम जो बैटरीज हम जैसे इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में भी, जिसमें एनोड और कैथोड होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, जिसके नतीजे में वो आपकी बिजली, कार के अंदर जो बिजली वो इस्तेमाल करके आप अपने मुख्तलिफ सिस्टम गाड़ी के चलाते हैं, गाड़ी का स्टार्ट होना और सारे काम। और इसी तरीके से बैटरीज हमारे जैसे यूपीएस में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बहुत से सेल हैं, सेल की आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे। सब की सब रिडॉक्स की या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस कहलाती हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बिजली को इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन करवाने में, ठीक है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। यानी कि अगर हम रिडक्शन करवाई है, स्पॉन्टेनियसली होगी, उसके नतीजे में बिजली पैदा होगी तो वो ठीक है। लेकिन अगर हमने बिजली इस्तेमाल करनी है और उसके नतीजे में रिडक्शन करवानी है, तो ये फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं टू ब्रेक अ कंपाउंड। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, इलेक्ट्रो मीन बिजली से, तो बिजली से ब्रेक करते हैं। और ये हम ये टॉपिक से मतलब अलहदा थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन बेसिक है जो आपको याद करने के लिए ये लिखी है कि करंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो थ्रू द सिस्टम पर सेकंड, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो करंट कहलाता है। और इलेक्ट्रोड्स सरफेस एरिया, जो हम एनोड और कैथोड होते हैं, उनका जो सरफेस एरिया यानी कि कितने बड़े हैं साइज के, उससे हमें पता चलता है कितना फ्लो, यानी कि जितना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी ज्यादा होगा। और दूसरा जो पॉइंट है जिसके जरिए फ्लो बढ़ सकता है वो होता है उसका वोल्टेज। द अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि कितनी ताकत लगा के हम उसको पुश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, वो उसका वोल्टेज कहलाता है। तो सरफेस एरिया ज्यादा हो या वोल्टेज ज्यादा हो, दोनों सूरतों में करंट का फ्लो बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड ज्यादा फ्लो करेंगे। द फर्दर द farther the matter are separated on the electric series, the larger the voltage will be। ये एक्टिविटी सीरीज जो है ये हम आगे पढ़ेंगे, हम आपको दिखाऊंगा ये रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, वो फिर हम उसमें देखेंगे। जितना उसका डिफरेंस ज्यादा होगा उतना वोल्टेज ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट जो कि आगे डिस्कस होना है वो वहां पर आप देखेंगे। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है रिवर की, जैसे कि ये पानी मूव कर रहा है, तो ये जस्ट लाइक करंट भी इसी तरह से रिवर की तरह से फ्लो करता है।
और पानी कितना एक जगह से गुजरा है या इलेक्ट्रिसिटी कितनी गुजरी है वो हमारा डिपेंड करता है, आपको बताया, सरफेस एरिया पे और उसके वोल्टेज पे। और जो वोल्टेज होता है इज द फोर्स पुशिंग द इलेक्ट्रॉन्स डाउन। जैसे इस सूरत हाल में पानी जो है वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे आ रहा है, तो ग्रेविटी उसको पुश कर रही है नीचे की तरफ आने में। तो ये जो चीज है ये उसकी वोल्टेज कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल या हम जो उसका गैल्वेनिक सेल होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स, उसके अंदर होता है। और किस तरीके से ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कैन बी यूज टू सेपरेट एलिमेंट्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, ये उसकी एप्लीकेशन का पॉइंट है। आगे हम एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि बहुत से एलिमेंट्स को हम प्योरीफाई करते हैं तो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर करते हैं। हाइड्रोजन की जनरेशन फ्रॉम वाटर फॉर फ्यूल सेल, फ्यूल सेल के अंदर जब हम हाइड्रोजन की, ये वाटर स्प्लिटिंग का प्रोसेस होता है जिसमें पानी को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो हाइड्रोजन है ये हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, और ये नॉन पोल्यूटेड फ्यूल है, इससे बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। और एज कंपेयर टू मीथेन, मीथेन के नतीजे में ये मतलब कम होती है, लेकिन इसकी बेनिफिट ये है कि ये अब बर्निंग जो होती है ना, फ्यूल का मतलब होता है बर्निंग होती है उसमें। ये हाइड्रोजन जो है ये कम ऑक्सीजन कंज्यूम करता है एनवायरनमेंट से, और मीथेन गैस ज्यादा करता है, तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं हाइड्रोजन के। तो ये उसका एक मेजर इलेक्ट्रोलिसिस का बेनिफिट है जो हमें मिलता है। और बहुत सी मेटल्स और जमीन से निकलती हैं, तो उसके अंदर बहुत सी दूसरी चीजों की मिक्सिंग होती है। तो आगे हम एप्लीकेशन में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, दो तीन एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। और ये जो पॉइंट है ये दो लाइनें जो हैं ये आगे अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। यहाँ बस एक समरी और एक हिंट दिया हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसका कि क्या हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसका हमें फायदा क्या है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, और एफएससी में मोस्टली इस चैप्टर को छोड़ दिया जाता है। ऑप्शनल में फर्स्ट ईयर में आपके है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो कैसे कंडक्ट होती है, कंडक्टर्स इसमें यूज होते हैं, जिसको आप ये समझ लें कि हमें, यानी कि हमें कोई अगर स्पॉन्टेनियसली कुछ हो रहा है, रिएक्शन या कुछ भी हो रहा है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और उसके नतीजे में बिजली बन रही है, तो वो बिजली जो बन रही है वो हमें किसी मीडिया के जरिए से ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, या हम उसको अपने मुख्तलिफ बेनिफिट्स उससे ले सकते हैं बिजली के। तो उसके लिए हमें मीडिया चाहिए होता है, और वो जो मीडिया है वो कंडक्टर्स कहलाता है, या कंडक्शन जिसमें से बिजली पास आउट होती है। और ये मोस्टली मेटल्स होती हैं, आपको पता है, कॉपर वायर होगी, सिल्वर वायर होगी, जो आजकल हमारे घरों में भी यूज होती हैं, आपको पता ही है। प्रॉपर्टीज हम उनकी क्या है वो हम देखते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम, दैट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। द मूवमेंट ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये बिजली उससे जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लेवल, और हायर से लो की तरफ जाती है। ये बेसिक उसके पॉइंट्स है जिसमें ये फ्लो होता है बिजली का। This flow of charge may arise as a response to an electric field or as a result of concentration gradient in carrier density called potential difference। तो ये potential difference की वजह से, ग्रेडियंट डिफरेंस मतलब है एक तरफ फ्लो ज्यादा है एक तरफ कम है, तो वो इस तरह से फ्लो होती है, जैसे पानी की एग्जांपल दी, ग्रेविटी के थ्रू नीचे को जाती है। द फ्लो ऑफ चार्ज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल कॉल्ड कंडक्टर, और कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है कि आया वो कितना फैसिलिटेट कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको हेल्प आउट कर रहा है, या उसको कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये जो टाइप्स हैं इसकी कंडक्टर्स की, इनकी भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट थोड़ी थोड़ी आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताई है। कंडक्टर्स आर मटेरियल्स थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली, दैट इज विद लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम हो, उसको रुकावट कम से कम हो, तो उसमें से फ्लो करे, वो एक अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। और ये किस तरह के हो सकते हैं, ये कोई मेटल भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कॉपर की वायर्स वगैरह को। आयनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, यानी कि हमने सोल्यूशन बनाया उसमें केटाइंस और एनाइंस हैं, ठीक है, उसमें से भी ये फ्लो हो सकता है। आयोनाइज्ड गैसेस भी हो सकती हैं, जैसे हम बहुत सी जैसे गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, जीनॉन वगैरह, इनको भी हम सम टाइम चार्ज करके आयोनाइज करके तो काम चलाते हैं। बहुत से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें ये आयोनाइज्ड गैस यूज होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए।
Usually the term conductors means current. Carrier components of an electric system through which current can be easily carried. तो ये तीन तरह के कंडक्टर्स होते हैं जो आप ऊपर बताया, अब उनको जरा थोड़ा सा हम देखते हैं उसकी बेसिक टाइप्स को। मेटेलिक कंडक्टर जो मेटल्स होती हैं, जिसको मैं कह रहा था कॉपर वगैरह, इलेक्ट्रॉन्स कैरी द, और मेटल्स का आपको बताया है पहले भी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर होता है, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने आसान होते हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर मीन मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। तो मेटेलिक करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा मेटल होगा। इलेक्ट्रॉन्स कैरी द करंट एंड द मटेरियल इज अनअफेक्टेड बाय दिस फ्लो फॉर स्मॉल करंट्स। दिस टाइप ऑफ कंडक्टिविटी इज फाउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि या मेटल हो या मेटल को ही मेल्ट किया हो, ठीक है। एंड इन सेमीकंडक्टर्स करंट इज कैरीड आउट बाय मेजॉरिटी कैरियर्स, दे में भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जरिए से, ठीक है। यानी कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, उस होल को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, कोई ना कोई मोटिवेशन होगी उनको, ठीक है। एल्यूमिनियम, कॉपर, दिस टाइप ऑफ सिलिकॉन जो है वो एक सेमीकंडक्टर है। इस तरह से आयनिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, जिसमें आयंस यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस हो, उसके जरिए से भी फ्लो हो सकता है। दिस ट्रांसफर ऑफ मटेरियल change the composition of the electrolyte and lead to the chemical reaction in the material such as deposit on the electrode। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जब हम सेल पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि जब हम इस तरह का काम होता है तो उसमें ये होता है कि जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एनोड और कैथोड पे जो है वो रिएक्शंस होते हैं, जिसके नतीजे में अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो वो भी उस पे चले जाएंगे इलेक्ट्रोड पे, और अगर इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। आप एनोड पे कौन से जाते हैं, कैथोड पे कौन से जाते हैं, दोनों को हम उसको एनोड और कैथोड को हम जनरली जो टर्म दोनों के लिए इकट्ठी यूज होती है वो होती है इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड दो तरह के, एक एनोड और एक कैथोड। तो वो समटाइम ये जो बात लिखी हुई है इसका ये मतलब है कि वहां पर मेटल डिपॉजिट हो जाती है। डिपॉजिट का मतलब है कि हम जब समटाइम प्योरिफिकेशन भी करते हैं तो उस वक्त भी यही करते हैं कि एक मेटल को लिया तो वो उसमें से जो असल खालिस मेटल है वो चार्ज चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डिपॉजिट हो जाती है और वहां से हम उसको फिर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हम आगे उसकी जब टाइप्स पढ़ेंगे उसकी सेल की, तो वहां पर ये चीज और आगे डायग्राम बनी हुई है तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जो है ना, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस मतलब उसमें कैनोड और कैथोड जो है इसी तरह से हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ये फ्लो होता है। इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। इस तरह से तीसरी जो टाइप्स है वो है प्लाज्मा कंडक्टर्स की। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टर, दीज आर आयोनाइज्ड गैसेस, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि बहुत सी गैसेस होती हैं जिनको हम यूज करते हैं एज अ मीडिया। In them, one component is electron and the other is positively charged gas particle। जैसे मैंने आपको बताया xenon गैस को हम चार्ज कर लें उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हमें मिल जाती हैं। बोथ यानी कि इसमें से गैस में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के अलग हो गए। बोथ components move in an electric field, for example gas like argon, neon इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्ट एज दिस टाइप ऑफ कंडक्टर। डिस्चार्ज ट्यूब में ये इस तरह से आर्गन, नियन, नोबल गैसेज जो है वो मूवमेंट होती है। हिस्ट्री आपको पता है, मैं मोस्टली छुड़वा देता हूँ चीजों की, लेकिन इसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलिसिस की, इसलिए ये बताना जरूरी है। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट कैरिड आउट इन 1808, 1808 में सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इलेक्ट्रोलिसिस मीन एनालिसिस, आपको पता है ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल करते हुए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक किया। इससे क्या हुआ, लीड टू द डिस्कवरी ऑफ दीज टू मेटेलिक एलिमेंट्स। इससे क्या हुआ कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूट के इसमें से पोटेशियम अलग हो गया, इसमें से सोडियम अलग हो गया। एंड शोड दैट these two hydroxide which had previously been considered undecomposable, इससे पहले हमारा ये कंसेप्ट था कि ये जमीन से निकले हैं ऐसे ही, तो ये शायद इसी तरीके से होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, टूट नहीं सकते, और ना ही ये एलिमेंट अलग हो सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम में मिल सकते हैं। उससे पहले ये एक थ्योरी थी उनके दिमाग में था। तो वो जो है वो थ्योरी जो है वो
चेंज हो गई इस इंसिडेंट के बाद। तो वो ये हमें पता चला कि ये जो एलिमेंट नहीं है, यानी कि हम एलिमेंट की डेफिनेशन यही करते हैं ना, जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जो उसकी एक्चुअल शेप है। और कंपाउंड हम ये कहते हैं कि एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड बनते हैं। तो इस थ्योरी से पता चला कि ये एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये कंपाउंड है, इसके अंदर फर्दर अलग चीजें हैं, यानी कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं इस कंपाउंड में। अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ मैटर began in the 16th century. However, the real breakthrough came only, यानी कि ये 1808 से पहले भी था इसका कंसेप्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल नेचर और इन तरह की चीज़ों का, लेकिन ये ब्रेक थ्रू हुआ जिसमें ये वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई है इससे हमें पता चली। और उसके बाद 18th सेंचुरी में उसके एंड पे जाके फिर हमें ये मज़ीद इसके बारे में डिटेल्स मिली, जिसमें हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो सही कंसेप्ट है वो कैसे बना, कि ये केमिकल रिएक्शंस होता है और और बिजली का जो आपस में कॉम्बिनेशन है ये हो सकता है, वरना पहले ये अलग-अलग फील्ड ही समझी जाती थी। यानी कि मोस्टली फिजिक्स वाले ये कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रिसिटी का उनका एरिया है और केमिस्ट्री वालों का शायद केमिकल रिएक्शंस हैं, तो इनका आपस में ताल्लुक नहीं है। इस तरह से वोल्टा एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी कुड बी जनरेटेड बाय द कांटेक्ट ऑफ डिफरेंट मेटल्स, यानी कि अगर हम मॉइस्चर दें थोड़ा सा मेटल्स को, तो उसके नतीजे में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, एक तो मैंने बात की कि इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हुए ब्रेक डाउन करना, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक ये है कि मेटल्स को आपने आपस में मिक्स किया, मिलाया, और उसके नतीजे में भी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको आगे भी बताऊंगा, वो जिंक और कॉपर की है। तो जिंक और कॉपर को अगर आप मिलाएं ना, तो इनमें भी स्पॉन्टेनियसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। वो आगे हम पढ़ेंगे कि उसकी क्या वजह, वो रिडॉक्स पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। इस तरह से ये जब आप लोग आए तो अपने प्लीज माइक म्यूट कर दिया करें। अच्छा जी। यूजिंग वोल्टा बैटरी डिकम्पोज वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, यानी कि फिर उसके बाद 1800 में ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ। इसके नतीजे में पानी को H2O ब्रेक हुआ H2 में और O2 में, और ये पहला प्रूफ था कि वाटर की कंपोजिशन का हमें पता चला। यानी कि ये हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये पता चला कि ये प्योर मेटल्स हमें मिल सकती हैं, उससे पहले इसका नहीं था पता। उसके बाद हमें पता चला कि बिजली का और इसका भी आपस में कनेक्शन है। तीसरी चीज हमें पता चली कि पानी की कंपोजिशन क्या है, इससे पहले हमें नहीं पता था, क्योंकि जब हमने वाटर को ब्रेक किया इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए, तो तब हमें पता चला कि इसके अंदर दो टाइप्स की गैसेस हैं, हाइड्रोजन और गैस और ऑक्सीजन गैस। ये जो वाटर की कंपोजिशन का प्रूफ था। This was electrolysis. It also became a method of using a direct electric current to drive a chemical reaction which was otherwise non-spontaneous। तो बहुत से ऐसे रिएक्शंस जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो वाले रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपने मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन खुद ब खुद हो जाए, आपको उसके लिए मेहनत ना करना पड़े। वो क्यों होती है वो मैं आपको रीजन बताता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी, जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती नेचुरली, लेकिन हम बैटरी के थ्रू, हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जिसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती उसकी हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिसकी रिडक्शन नहीं हो सकती उसकी हम रिडक्शन कर देते हैं, और बिजली खुद इस्तेमाल करते हुए हम ये काम करवाते हैं। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट से फिर हो जाते हैं, अदरवाइज वो वैसे पॉसिबल नहीं होते। इलेक्ट्रोलिसिस इज द पैसेज ऑफ अ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन आयनिक सब्सटेंस that is either molten or dissolved in a suitable solvent, resulting in a chemical reaction as electrodes and separating the material। तो हम इसमें मटेरियल्स को सेपरेट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो, यानी कि अगर हमने बैटरी को इस्तेमाल करना है तो बैटरी की क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसमें, यानी कि हमने बैटरी को इस्तेमाल करना है और बैटरी के नतीजे में हमारे पास फिर आगे अ, उसको हम इस्तेमाल करते हुए रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवा दें। तो उसके लिए एक तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें से हम आयंस को ट्रांसफर करें या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो ये जरूरी है। इट इज अ सब्सटेंस कंटेनिंग फ्री आयंस। आप ऊपर आपने टाइप्स पढ़ी कंडक्टर्स की,
तो उस कंडक्टर्स की टाइप में से जो इलेक्ट्रोलाइट वो कंडक्टर्स सारे क्या हैं जिसमें से बिजली पास हो सकती है। तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए जो हमें कोई ना कोई कंडक्टर चाहिए, तो कंडक्टर हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें? इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि substance containing free ions which are the carrier of electric current in the electrolyte if the ions are immobilized। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो आयंस जो हैं वो मूव नहीं कर सकते, जैसे कि नमक में सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल भी आपको बताई थी, तो वो फिर इलेक्ट्रोलिसिस उसमें से नहीं हो सकता। तो हमें क्या चाहिए? मोल्टन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो ये हम आगे उसको देखते हैं। तो मोल्टन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हमारे पास होगा आयनिक कंपाउंड, तो तब ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकेगी। ठीक है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड में से नहीं पास हो सकती। तो आगे जो है ये इसकी मैंने पिक्चर इसकी भी बनाई हुई थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी है, एक आगे भी है ये पिक्चर है, ये वाली। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये सोडियम क्लोराइड जो है वो ऐसे एक दूसरे के साथ सॉलिड में होते हैं, उसमें से कुछ नहीं हो सकता। कीटाइंस आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली। और अगर ये फिर सोडियम क्लोराइड इसमें से ये आयनिक बॉन्ड टूट के मोल्टन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो तब उसमें से फिर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अच्छा, एक तो हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जिसका मैंने बता दिया, और फिर हमें क्या चाहिए? हमें करंट चाहिए। डायरेक्ट करंट कोई ऐसी चीज जिससे हम सप्लाई करें। इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी नेसेसरी टू क्रिएट और डिस्चार्ज द आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट को करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमें फिर करंट भी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बैटरी या पावर सप्लाई हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, और उस पावर सप्लाई के साथ हमें 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो ये बैटरी है, और ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, ये आप याद रखिएगा। और एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, वो अगर आपको याद रखे तो आपने लाल रंग की बिल्ली तो नहीं देखी होगी कभी, लेकिन आपने याद रखना है रेड कैट। रेड कैट याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा रेड मीन रिडक्शन और कैट मीन कैथोड, यानी कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। जब आप ये याद रख लेंगे ना तो आपको फिर मिक्सिंग नहीं होगी। जैसे मैंने लुईस एसिड और लुईस बेस का बताया कि इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, ये लेने वाला, तो आप लोगों ने अक्सर ने उल्टा बोल दिया। तो यहाँ पर भी आपसे यही होना है, आपने कह देना जी कैथोड पे जो है वो कुछ और होता है। तो आप रेड कैट याद रखेंगे तो आपको फिर रट्टा लगाने में आसानी रहेगी, आपको भूलेगा नहीं। आपको याद रहेगा कि रिडक्शन कहाँ पे होती है? कैथोड पे। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ज़ाहिर है उसका उलट ही होगा। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड के ऊपर वैसे भी, अब इसकी लॉजिक भी बता देता हूँ ना। ये नेगेटिव होता है ना कैथोड, तो नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है किसी को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी को इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो नेगेटिव चार्ज वाले के पास ही आएगा ना, इसलिए कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी। और एनोड पॉजिटिव होता है, और ये इस पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो ये पॉजिटिव की तरफ ही आएगा, वो फिर इलेक्ट्रॉन्स अपने पॉजिटिव को दे देगा। इसकी तरफ वो आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनोड पे जाएगा। मिक्स हो जाए तो बता दिया है, कंसेप्ट भी बता दिया है, रट्टा भी बता दिया कि रेड कैट आपने याद रखना है, तो फिर आपको मिक्स नहीं होगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से ये एक एग्जांपल उसमें दी है हाइड्रोजन गैस की, जो प्रोडक्शन है फ्रॉम वाटर, ये कैसे हो रही है। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है। उस ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है कि हमने एक सेकंड बच्चों।
अच्छा जी, सॉरी। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको कि आप रेड कैट याद रखिएगा, तो आपको याद रहेगा कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है और रिडक्शन की वजह होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी पे होगा जहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कैथोड नेगेटिव है तो इसके ऊपर वही चीज़ आएगी जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो यहाँ से आके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। एनोड पॉजिटिव होता है तो इसके पास वही आएगा जो इससे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ये दूसरी एग्जांपल्स है बैटरी की, जिसमें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, वाटर टूट रहा है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ये हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और हम इसमें से जो है ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। इसकी जो एक और चीज़ है जो मैं आपको वो यहीं पे बता दूँ, वो ये है कि जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट है, वो मूवमेंट हम किस तरीके से हम उसको देखते हैं, वो हम देखते हैं थ्रू वायर्स। यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें मटेरियल चाहिए, कंडक्टर चाहिए होता है। मैं थोड़ा-सा आपको पिछला बता दूँ कि वो फिर हमारे पास कोई भी वायर या कोई भी चीज़ हो सकती है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो करवाने के लिए अगर तो ये खुद ब खुद हो जाए तो ये कहलाएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और अगर खुद ब खुद नहीं होता तो हमें करवाने के लिए बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसके नतीजे में फिर इसमें से जो है वो हम ऐसे रिएक्शंस करवा देंगे जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं थे, नॉन स्पॉन्टेनियस थे, और हमें एनर्जी देके उन रिएक्शंस को करवाना पड़ता है। तो बिजली जो पैदा होती है, जो हम केमिकल रिएक्शंस में खुद ब खुद होती है, वो मोस्टली गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल में होती है। इसमें से हमें केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मैंने आपको बताया ज़िंक या कॉपर के अगर हम कनेक्ट करें तो वो नेचुरली ज़िंक से कॉपर की तरफ जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है, ये जो फ्लो क्यों होता है और बिजली से हम क्यों करवाते हैं, इसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि इलेक्ट्रॉन पुल किसका ज़्यादा है और किसका कम है। अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसके इलेक्ट्रॉन पुल ज़्यादा हो, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता हो, ठीक है? तो फिर उसके नतीजे में वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ खींचता है, तो इट मीन्स वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसका इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन पुल ज़्यादा होगा, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन पुल वीक होगा, वो फिर ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस तरह से भी हो जाती है कि आप एक हाईली इलेक्ट्रॉन पुल वाली चीज़ को एक वीक इलेक्ट्रॉन पुल वाली चीज़ को अगर आप आपस में मिला दें, तो उसके नतीजे में हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, अगर तो वो हम उसको मतलब हम अगर मिलाने के लिए अगर हम उनको अलग-अलग कर दें, दरमियान में कोई बल्ब लगा दें, तो वो बल्ब रोशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करना चाहें, किसी सेव कर लें, हम उसको स्टोरेज कर लें, तो वो भी पॉसिबल होता है। इसी तरीके से ऐसे ऐसे रिएक्शन जिसमें नहीं हो ऐसा, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम फिर उसको एक बैटरी से कनेक्ट करके खुद रिएक्शन करवा सकते हैं, वो इलेक्ट्रोलिसिस की एग्ज़ाम्पल दी। और ये ऐसा होता क्यों है? ये होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे, यानी कि बहुत से केमिकल्स हैं, हम देखते हैं कि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, यानी कि कितना वो रिडक्शन होने के लिए उसके अंदर पोटेंशियल है या ताकत है या कैपेसिटी है कि वो रिड्यूस हो सके। तो ये फिर हमारे पास सीरीज़ है, वो भी हम आगे अभी देखेंगे। ये बेसिक जो है उसका मैंने आपको पॉइंट बता दिया, ठीक है? ये एक उसकी थ्योरी थी। अब इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की अगेन है, जैसे हमने कहा कि हमें बैटरी के अंदर या इसके अंदर 3 चीज़ें चाहिए। एक हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए, यानी कि हमें बिजली से चीज़ों को ब्रेक करना हो, या ऐसे रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, खुद ब खुद नहीं हो सकते, ये उनकी बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है, अगर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, और यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रोलाइट को दोबारा से एक्सप्लेन किया गया किस तरह के होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको हम कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या? इलेक्ट्रोलाइट अ सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन फॉर्म। ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये उसी को दोबारा से बताया गया है, थोड़ा-सा अल्फाज का डिफरेंस है, ज़्यादा इसको इलैबोरेट करने के लिए ज़रा ईज़ी लफ्ज़ों में। सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
इन इट्स मोल्टन स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ इट्स एक्वा सोल्यूशन। जो ऊपर बात बताई है वही दोबारा लिखी हुई है। इसकी एग्जांपल में एसिड बेस और साल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट। बहुत से एसिड बहुत से बेस, आपको पता है ना ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस भी क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बातें थी। जो इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है वो बेस होता है ल्यूइस बेस, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है वो एसिड होता है। इसी तरीके से साल्ट जो सोडियम क्लोराइड है, अगर हम उसका पानी में डालेंगे तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, इसका मतलब कि वो भी इलेक्ट्रोलाइट है। इस तरह की चीजें जो है वो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस आयंस in solution. These ions are free to move in solution. वो सोल्यूशन के अंदर मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो कैरी करते हैं। आयंस कैन बी प्रोड्यूस इन अ सॉल्यूशन बाय टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। आयंस कैन बी प्रोड्यूस इन सॉल्यूशन बाय टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। दो तरह के सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से हम आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताया ना कि मोल्टन फॉर्म में आप वो आयंस प्रोड्यूस कैसे करने हैं, वो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो हम अब आपको बताने लगे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स दैट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव आयंस। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जो पानी में डालते हैं तो आयन में टूट जाती हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला, पोटेशियम नाइट्रेट को डाला, ये पोटेशियम और नाइट्रेट में टूट गया, ये सोडियम और OH में टूट गया। इस तरह NaCl है, ये सब के सब क्या है, आयनिक कंपाउंड है। दूसरी टाइप्स है गैसियस कोवलेंट कंपाउंड्स, यानी कि गैसियस फॉर्म HCl हो या नाइट्रिक एसिड विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म आयन। यानी कि जैसे हम इनको पानी के अंदर डालते हैं तो वो आयंस में टूट जाते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड को डाला तो पानी के अंदर डाला तो उसके अंदर डिसॉल्व भी हो गया और आयंस में टूट भी गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? द सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन आर इन एक्वा सोल्यूशन। यानी कि अगर हम उनको पानी में भी डाल दें या उनको पिघला भी दें तो बिजली ना निकले। जैसे चीनी है, चीनी को आप गर्म भी कर लें, यूरिया है, ग्लिसरीन है, यानी कि मोल्टन फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में, दोनों सूरतों में उसमें से बिजली कंडक्ट नहीं हो सकती। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर द कंपाउंड विच डू नॉट डिसोसिएट एट ऑल इन सॉल्यूशन। जो पानी के अंदर नहीं टूटते। दीज कंपाउंड डू नॉट प्रोवाइड एनी आयन to carry electric current. Non-electrolytes are mostly covalent compounds. Exceptions भी हैं इसमें कि inorganic strong acids. For example, many compounds of carbon such as methane, benzene, ethanol, formaldehyde are non-electrolyte. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स उनके दिए हैं। फॉलोइंग फिगर्स शो द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट था, आपने उसमें से मैंने बताया ना कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन खुद ब खुद होती है और उसके नतीजे में बल्ब रोशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो ये बल्ब रोशन नहीं होगा। ये एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, ये मिसाल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस की एग्जांपल नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम बिजली से चीजें तोड़ते हैं और ये है हम बिजली खुद बना रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में। ठीक है, ये हमारे पास नीचे पॉजिटिव एनोड और ये कैथोड है और ये दोनों मेटल्स इस तरह की हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे ये अगर जिंक हो और ये कॉपर हो तो ये बहुत इजीली इनका आपस में हो सकता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हमारे पास मोस्टली इजीली हो जाती हैं। अच्छा फातिमा, अपना कैमरा ऑफ कर लें। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये वो वाली एग्जांपल होगी जिसके नतीजे में हमें खुद बिजली मिल जाती है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब इसमें ये मतलब डिफरेंस हो गया, सॉरी। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? जो ज्यादा डिसोसिएट करेगा ऑब्वियसली। द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट आर आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली to form free mobile ions in the solution or in the molten form। जो ज्यादा टूटेगा वो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। The more the availability of free mobile ions in the electrolyte, the greater will be its capacity to carry or conduct current। ठीक है, जितने ज्यादा आयंस में टूटेगा उतना ज्यादा करंट को वो कैरी कर सकेगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं HCl, H2SO4, ये पानी के अंदर टूटते हैं तो ये ज्यादा H आयंस देते हैं। ठीक है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और उसके कंसेप्ट की बेस पे अगर आप बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस जो है NaOH या QH या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड पानी के अंदर ज्यादा OH आयन देते हैं। तो इस तरीके से इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं ये भी उसकी हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट करते तो हैं काम, टूटते तो हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं टूटते कि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकें। द इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज आर डिसोसिएट ओनली पार्शली, यानी कि थोड़े से, टू फॉर्म अ few
free mobile ions in molten state or in solution is called a weak electrolyte. Most of the weak electrolyte remains as unionized molecule की फॉर्म में रहते हैं, यानी कि नहीं टूटते. When the number of mobile ions is less in the electrolyte, lesser is the capacity to carry or conduct the electric current. That is, the weaker is the electrolyte. For example, in acetic acid, एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन CH3 CH होता है ना, CH3 COO नेगेटिव चार्ज और H पॉजिटिव चार्ज, ये एसीटेट आयन और H पॉजिटिव, ये कम टूटेगा ना, इतना ज्यादा नहीं टूटता, क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है आपको पता है इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, दोबारा H के साथ मिलके एसिटिक एसिड बना देता है. तो ये एग्जांपल पहले भी आपने एसिड बेस में पढ़ी हुई है. Is compared to the total amount of acetic acid molecule present, so acetic acid is a weak electrolyte. इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. और स्ट्रॉन्ग और वीक एग्जांपल अगेन है कि दोनों सूरतों में बिजली तो पैदा फ्लो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है. अगर ये एनोड और कैथोड वही जिंक और कॉपर के हो, ये भी जिंक का और ये कॉपर का हो, लेकिन दोनों सूरतों में ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हो रहा है, लेकिन जिस मीडिया के जरिए हो रहा है वो वीक है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट अगर वीक होगा, यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये फ्लो ज्यादा होगा. ठीक है, तो मीडिया बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इन चीजों पे. अच्छा जी, अब इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस अब बात करें कि हम खुद बिजली दे के किसी चीज को तोड़ना. ठीक है, ये आपको बताया ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों टाइप्स की. पहले हम ऊपर दिखा रहे थे आपको, उसमें आपने देखा कि बिजली पैदा हो रही है. अब है कि बिजली से हम चीजों को तोड़ रहे हैं. दोनों सूरतों में रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है, ऊपर भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही थी, इसमें भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है. तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन केप्ट सेपरेट, दैट इज हाफ सेल, हम उनको अलग अलग रखते हैं. जैसे एनोड अलग किया, कैथोड अलग किया. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ वायर अलोंग विद आयंस, आयन फ्लो थ्रू अ सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है. रिक्वायरमेंट ऑफ द कंडक्टर्स conductive solid metal or graphite electrode is mandatory to allow the transfer of electrons through external circuit के जरिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे होगा वो फिर हम इसमें देखते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये देखें एनोड और कैथोड है, ये हमने बैटरी से खुद सप्लाई दी, जिसके नतीजे में यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, चीज़ों का ब्रेकडाउन हुआ. और ये मैंने आपको बताया है कि जैसे वाटर और हाइड्रोजन का पैदा होना ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, हमने उसको बिजली दी, एनर्जी दी, तो उसके नतीजे में फिर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई. इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर ये आपको बता दिया. ठीक है, वोल्टेमीटर में उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी मेड टू अकर इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद ब खुद नहीं हो सकते. बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, हम अपनी तरफ से बिजली देते हैं और उसके नतीजे में रिएक्शंस को करवाते हैं. फॉलोइंग फिगर शोज एन इलेक्ट्रिक सेल. इन दिस सेल अप्लाइड वोल्टेज काज अ रिएक्शन टू अकर, हम खुद बिजली दे के उनका रिएक्शन करवाते हैं, विच इज अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस, जो कि वैसे नहीं होना था. टू इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट इन अ सेल, ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, एनाइन अट्रैक्ट टू. ये मैंने वही जो बात बताई है वो आपने रेड कैट लाल रंग की बिल्ली याद रखनी है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि वरना ये उल्टा हो जाएगा. और जब पेपर में या मैंने वाइवे में पूछा तो आपने बता देना जी एनोड के ऊपर ये होता है, कैथोड पे उल्टा. अक्सर स्टूडेंट 70% उल्टा ही बताते हैं, और क्योंकि रट्टा लगाया होता है, रट्टा वहां पर जब मैं पूछता हूँ और मेरी आदत है वैसे ही कंफ्यूज करने की, तो आप लोग कंफ्यूज हो भी जाते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मकसद पूरा हो जाता है, तो इस वजह से फिर आप लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है, वहां पे आपको समझ नहीं आती क्या बोलना है. इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी इन इलेक्ट्रोलिटिक एनोड लूजेस वेट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इसका क्या मतलब है, एनोड का वेट क्यों कम होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ. वेयर एज रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड केटाइंस अट्रैक्ट टू इट. ठीक है, it is connected it is connected to negative end of the battery in electrolytic cell. It gains weight in electrolytic cell. Cations attract to the cathode. ठीक है, कैथोड की तरफ, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो पॉजिटिव स्पीशीज हैं वो उसकी तरफ आती है. ठीक है, एनाइंस
to the anode and cations pick up electrons from the cathode and are reduced। ठीक है, रिडक्शन होती है उस पे कैथोड पे, रेड कैट, ये देखें, ये याद रखना आपने। यहाँ पे मुझे लगता है मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, ये गलत लिखा गया, हालांकि रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड है। ठीक है, ये मैं जुमला ठीक कर देता हूँ, या अगर आपको अपलोड कर दिया तो इसको जरा देख लीजिए, इस तरह भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन वेयर प्लेटिंग टेक्स प्लेस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर कोटिंग करवानी हो किसी चीज़ की, वो आगे हम एप्लीकेशन में इसको पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, ये अब आपको समझ आ गया, कैथोड के ऊपर रिडक्शन हुई, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई, और हमने ये खुद करवाई इलेक्ट्रिक सप्लाई दे के, और ये सारा काम हुआ इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। यहाँ पर एक ही मीडिया है, लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं, हम मीडिया अलग अलग भी कर देते हैं। इस अगर आप नीचे वाले सेल में देखें, वोल्टेक्स सेल में, तो इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन का चैम्बर अलग है और रिडक्शन का चैम्बर अलग है। और इसमें अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, खुद ब खुद होता है। ठीक है, जिंक और कॉपर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। ठीक है, जिंक, कॉपर, जिंक के एनोड होता है, इस पे कैथोड होता है, ये स्पॉन्टेनियस है, और ये इसके नतीजे में लाइट बल्ब खुद ब खुद रोशन हो गया। ठीक है, इसमें हमें बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। रीज़न क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ये हमें ज़रूरत नहीं है बैटरी से कनेक्ट करने की, क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता तो यहाँ बल्ब ना होता, बल्कि बैटरी होती जो इनको करवा रही होती जबरदस्ती ये काम। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है। ये एक जो ब्रिज दरमियान में नजर आ रहा है, सॉल्ट ब्रिज कंटेनिंग KNO3, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, जिसके आपको बताया था ऐसा मीडिया जिसके जरिए से ये काम हो। ऊपर भी आपने एग्जांपल दे रखी थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा तेज बल्ब रोशन होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कम बल्ब रोशन होता है। तो ये हमने KNO3 एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, जिसने यहाँ पर हमने सॉल्ट ब्रिज कंटेनिंग, ये नमक का ही हमने ब्रिज बनाया हुआ है, तो इसमें से ये पास आउट हो रहे हैं उसका इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि ये उसको मीडिया प्रोवाइड कर रहा है। ग्लास वूल प्लग अलाउ आयंस टू पास, और ये इसका ग्लास वूल प्लग है जिसमें से आयंस पास आउट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की एक वोल्टेक्स सेल की एग्जांपल है, ये आपके सामने। इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली जिंक इजीली जो है ना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है इजीली, क्योंकि इनका जो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कॉपर का तकरीबन होता है 0.3 प्लस 0.34, और जिंक का होता है माइनस 0.76। यानी कि कॉपर जो है वो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि ये जिंक की निस्बत ज्यादा तेजी से रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए रिडक्शन हो रही है। और चूंकि हमने इसके साथ हमने एक जो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो वाली चीज के साथ हमने जोड़ा हुआ है, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन बड़ा आइडियल बन गया ना, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिंक को अगर इलेक्ट्रॉन लेने पड़े तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, जबकि कॉपर को इलेक्ट्रॉन लेने पड़े तो ये बड़ा आसान काम है, या दूसरे लफ्जों में ये समझ लें। तो ये जो है ना इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना उसके पे भी ये चीजें मैटर करती हैं, इस तरह के स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करवाने के लिए। तो जिंक में हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेकिन मैंने जो आपसे बात की ना, अगर जिंक को हम कहें कि Zn पॉजिटिव चार्ज हो और ये इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो ये बहुत टफ काम है। ठीक है, इसलिए ये इस तरह से ये रिएक्शन ज्यादा इजी है, इस तरह से करवाना मुश्किल है। इस तरह से कॉपर आयनिक फॉर्म में हो, दो इलेक्ट्रॉन ले ले, ये आसान काम है। जबकि अगर कॉपर को कहें कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके CO+2 में, तो ये मुश्किल काम है। ठीक है, ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, और इस वजह से ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस ये होते हैं जिसमें उल्टा होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उल्टा करवाना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जिंक की रिडक्शन करवाना चाहूँ और कॉपर की मैं ऑक्सीडेशन करवाना चाहूँ, तो फिर मुझे बैटरी का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि बैटरी में कब कनेक्ट करूंगा, जब मैं उल्टा काम करने लगूंगा। जबकि ये अगर खुद ब खुद होने वाला काम है, स्पॉन्टेनियस है, तो इसके लिए फिर बैटरी की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके नतीजे में हमें बिजली मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर हमने कोई फितरत के खिलाफ काम करना है तो फिर हमें
बैटरी का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये आपको मैंने बता दिया। इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ सम मेटल, कोई भी मेटल होती है, एंड व्हेन कनेक्टेड टू डायरेक्ट करंट, यानी कि ये आप डायरेक्ट करंट से कनेक्ट करके हम रिएक्शन कौन सा करवाते हैं, जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। वन इलेक्ट्रोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर बिकम नेगेटिवली चार्ज, दिस इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ आयन। यानी कि ये आप देखें कि मैंने एक ही बात 10-10 दफा मुख्तलिफ तरीकों से लिखी हुई है, सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से ये चीज घुस जाए और आपको मिक्स ना हो और टेंशन। अगर आप देखा जाए तो ये सारी बात चंद लाइनों की बातें हैं जो कि इतनी डिटेल से एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है। तो अब इसका उल्टा नुकसान भी होता है, जब एक चीज ज्यादा बार बार रिपीट की जाए तो बंदे को फिर भी परेशानी होती है कि पता नहीं कोई नई बात है, हालांकि वही बात दोबारा की हुई है। पॉजिटिव आयंस मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव, ये पहले भी बात लिखी है, दोबारा लिखी है, सिर्फ इसलिए कि आपको ये चीजें याद हो जाए, ठीक है। अदरवाइज जब आपने देखना ये 32 पेज है तो आपने कहना उफ अल्लाह, सर ने इतना ज्यादा पेज दिए, हालांकि देखा जाए तो 10 पेज का भी मटेरियल नहीं होता। तो सिर्फ आपको एलेबोरेट करने के लिए अच्छे से, क्योंकि आप में से अक्सर ने स्टार्ट किया और इंग्लिश उनकी इतनी होती नहीं है, तो इसलिए फिर मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ करके तो ये सारी चीजें लिखी गई हैं। अच्छा, कन्वेंशन अबाउट इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि कन्वेंशन है जो रेगुलर होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, a positive terminal of the battery is taken to be a higher electric potential than the negative terminal। जैसे हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी या पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी कि कम से ज्यादा की तरफ जो होता है, तो वो भी एक ये कन्वेंशन है कि हम पॉजिटिव चार्ज को किससे कनेक्ट करते हैं, हायर टर्मिनल के साथ, और हायर देन द नेगेटिव टर्मिनल, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका फ्लो जो है वो हमें उस तरह से, हेंस कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ताकि बिजली का जब फ्लो हो खुद ब खुद जो हम उसमें जो एक पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट करते हैं वो ये हम करते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करवाते हैं, ठीक है। However, electrons which are negatively charged flow from the negative terminal to the positive terminal of the battery during electrolysis। Electrons leave the इलेक्ट्रोलाइट एट द एनोड एंड इलेक्ट्रॉन एंटर द इलेक्ट्रोलाइट एट द कैथोड, ठीक है। वही वाली जो बात है कि कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड पे वही जाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वही वाली बात लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर द इलेक्ट्रोलाइट एट द कैथोड, ठीक है। ये बातें वही हैं जो बार बार वही लिखी हुई हैं। अच्छा जी, अब मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। ये फैराडे एक साइंटिस्ट था जिसने आ, इसका मैकेनिज्म इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में दो थ्योरीज दी थी, फैराडे फर्स्ट लॉ और एक फैराडे सेकंड लॉ। ये क्या था, ओनली एट द सरफेस ऑफ, ये इसने कहा कि शोज दैट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अपीयर ओनली एट द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड, यानी कि जो सरफेस होती है इलेक्ट्रोड्स की, एनोड और कैथोड की, उस सरफेस के ऊपर ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होती है, बाकी सारे के सारे सिस्टम में नहीं हो रही होती। दिस फैक्ट लेड, ये आर्हेनियस ने 1887 में इसने एक हाइपोथेसिस दिया of the ion in order to explain the phenomena of electrolysis. According to this hypothesis, the molecules of the electrolyte, when in the state of solution, are in the fused or molten state, break up into electrically charged particle known as ion, which under the influence of the electric current travel towards the load इलेक्ट्रोड्स। ये वही वाली बात है, फ्यूज्ड का मतलब भी यही होता है, हाई टेम्परेचर पे जो चीजों को पिघलाया जाता है। मोल्टन मतलब वैसे ही पिघल आना, फ्यूज्ड का मतलब भी वही होता है जो चीजें हाई टेम्परेचर पे। मोल्टन आमतौर पर हम यूज करते हैं ये टर्म, जो रेगुलर टेम्परेचर 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो चीजें पिघल जाती हैं हम कहते हैं ये पिघल गई हैं, और जिनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को 1000 से ऊपर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले तो हम कहते हैं इसको हमने फ्यूज किया है। तो फ्यूज का टर्म और मोल्टन का मतलब एक ही है कि चीजों को पिघलाना। तो इसके नतीजे में आयंस टूट जाते हैं और वो फिर मूवमेंट होती है, और ये इलेक्ट्रोड्स की तरफ ना, दोज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द कैथोड आर कॉल्ड केटाइन। वही वाली बात दोबारा है जी, क्योंकि साइंटिस्ट से रिलेट करके की गई इसलिए ये दोबारा बताइए कि ये किसने ये बातें की थी। द वेलोसिटी विद विच दीज आयंस मूव मे और मे नॉट बी इक्वल। ये जो बात है जो डिफरेंट है वो है कि जो हर पार्टिकल की जो मूवमेंट है, जो स्पीड है, वो डिफरेंट हो सकती है, कि कोई कितनी तेजी से एनोड कैथोड की तरफ जा रहा है, कोई कितनी स्लो जा रहा है, ये चीजें उनकी डिफरेंट होती हैं। इसकी भी वजह आप बताते हैं। व्हेन द एनाइंस आर एक्चुअली डिस्चार्ज एट द सरफेस ऑफ द एनोड एंड द केटाइंस सिमिलरली एट द डिस्चार्ज का मतलब है वो अपने जो आयंस को
आयनिक फॉर्म से नॉन आयनिक फॉर्म में आने की कोशिश जो करता है। जैसे एनाइन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज आपको पता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो एनोड की तरफ आएगा। एनोड होता है पॉजिटिव, तो एनोड के ऊपर जाके वो डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब कि वो उसका पॉजिटिव चार्ज के पास जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देता है। ठीक है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिए, तो ये क्या हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया। इसी तरह केटाइंस होते हैं पॉजिटिव चार्ज, उनका है कि उन्होंने कैथोड पे रिडक्शन होती है, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है, तो वो गेन करके अपने आप को डिस्चार्ज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके या दे के, दोनों फिनोमेना। प्राइमरी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक प्रोसेस टेक्स प्लेस। अच्छा जी, इन द प्राइमरी रिएक्शन एट द कैथोड इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड, ये वही वाली बात ऊपर लिखी हुई दोबारा लिख दी है। Electrons are given, ये भी होगी बात। Thus an electric current which pass through the electrolyte consists of a flow of electron indicated by the overall transfer of electrons from the cathode to the anode, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ वो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसकी एग्जांपल यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की दी है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको मैंने पहले बताया था सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में अगर होगी तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये नहीं टूटता, इसके इलेक्ट्रॉन्स में से फ्लो भी नहीं होता। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, हर सोडियम के गिर्द 6 क्लोराइड, हर क्लोराइड के गिर्द 6 सोडियम, और ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर इसका होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको पिघला दें या पानी में डाल दें, दोनों सूरतों में फिर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, not only breaking of the ionic bond is needed, the flow of charge also has to take place. This doesn't happen in solid sodium chloride. इसी तरीके से on the other hand, in case of molten sodium chloride, the bond between the sodium ion and chloride ions has loosened, the bond is weakened, hence the ions can become mobile and conduct electricity। वो electrons की movement easily हो जाती है और वो आराम से फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। In an aqueous solution of sodium chloride, water molecules separate the sodium and chloride ion। water molecule यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं और सोडियम और क्लोराइड को दूर दूर कर देते हैं। This makes them very mobile। The mobility is enhanced when two electrodes in the form of anode and cathode are inserted in the molten solution। water molecules are partially dissociate into H ion और OH ion में भी कन्वर्ट हो गए। अब जो नई बात यहाँ पे बताने लगे हैं वो ये है कि अब Na है और पॉजिटिव, मतलब पानी के अंदर H भी टूटा और OH भी टूट गया, यानी कि उसी तरीके से Na भी पॉजिटिव में बना और Cl भी। अब हमारे पास देखा जाए तो पानी के अंदर दो पॉजिटिव हैं, एक Na पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव, और दो नेगेटिव हैं, एक Cl नेगेटिव और एक OH है। अब एनोड की तरफ और कैथोड की तरफ इनमें से कौन सा जाएगा और कौन डिस्चार्ज होगा, ये जो पॉइंट है ना, ये अब यहाँ पर एक्सप्लेन होने लगा। ठीक है, जो समझाने वाली। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज देयरफॉर अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। ये बात यहाँ पर होगी, अब आगे हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, कि सोडियम क्लोराइड तो टूटा, अब हमने जो देखना होता है कि इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे ताकि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। We can conclude from the above discussion that movement of ions is responsible for the flow of current in the electrolytic cell। ये जैसे डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हुआ ये। अब दूसरा जो काम है रिएक्शन एट द कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड क्या होता है, कैथोड पे क्या होती है, रेड कैट, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वही करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम कहाँ पे जाएगा, कैथोड की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन लिया, डिस्चार्ज हो गया, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिया। एनोड पॉजिटिव होता है, उसकी तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा, या अपने आप को डिस्चार्ज कर लिया, न्यूट्रलाइज्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये दो Cl के मॉलिक्यूल बने, Cl2 गैस हमें मिल गई। तो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से हमें सोडियम मेटल भी प्योर फॉर्म में मिल गई और क्लोराइड भी। सोडियम मेटल हमें कहाँ पे मिली, कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर जो मैं ऊपर बात टॉप पे लिखी थी कि मेटल्स को सेपरेट करते हैं या डिपॉजिट हो जाती हैं, वो ये मतलब है कि ये सारी की सारी सोडियम मेटल कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। और क्लोरीन जो है वो हमें गैसियस फॉर्म में ये डिपॉजिट नहीं होगी, लेकिन एनोड पे हमें ये गैस मिल जाएगी, इसको हम वहां से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझ आएंगे। फॉलोइंग फिगर शो द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड।
ठीक है। इसमें आप देखें तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड हुआ, सॉलिड था, ठीक है, इसमें मेटल थे, तो ये हमें यहाँ पर बिजली बल्ब भी मिला। ये हमने बैटरी से हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के नतीजे में हमने देखा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, तो हमने देखा कि सॉलिड में बल्ब रोशन नहीं हुआ। हमने बेशक बिजली दी, सप्लाई दी, फिर भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रोलिसिस कब हुआ? जब वो मोल्टन फॉर्म में था, ठीक है। तो ये बैटरी से हमने उसको ब्रेक करने की कोशिश की और उसके नतीजे में हमने देखा कि रिडक्शन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ। तो वो हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद करवा रहे हैं, लेकिन हमने साथ ये भी देखा कि बल्ब रोशन हुआ, यानी कि काम हुआ कि नहीं हुआ। तो वो फिर हमें इस तरह से पता चला। जो बात मैंने ऊपर की थी कि पानी के अंदर एक सोडियम और एक H पॉजिटिव है, वो हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, और अब आगे आएगी बात। तो मैं इसलिए आपको वहां पर बताई थी कि आपने याद रखना है, वो बात हमने एक्सप्लेन करनी है कि पानी के अंदर H और OH भी तो टूट रहे हैं, और H और OH के टूट रहे हैं, और ऊपर से सोडियम और क्लोराइड भी टूट रहे हैं। तो डिस्चार्ज सोडियम और क्लोराइड ही क्यों हो रहा है, हम OH या H क्यों नहीं डिस्चार्ज हो रहा, वो बात जो है वो हमने अभी एक्सप्लेन करनी है। अच्छा जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस, यानी कि प्रेफरेंस किसकी होती है, कौन सा डिस्चार्ज होता है, उसकी क्या वजह है, अब वो हम बात बताने लगे। when the electrolyte in an aqueous solution when the electrolyte is an aqueous solution, जब aqueous solution हो, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का aqueous solution हो, उसको हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, the electrolytic reaction becomes more complicated. Water comes in the picture as water ionized to give H positive and OH ion. The cation and anion compete with H और OH, यानी कि कंपटीशन हो गया ना, यानी कि सोडियम ने Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में कंपटीशन हो गया, उधर से Cl नेगेटिव और OH आयन में कंपटीशन हो गया। अब कौन जाएगा, डिस्चार्ज होगा? ऑल द केटाइंस माइग्रेट टू द कैथोड, और जाहिर है एक नेचुरल फिनोमेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन है, ठीक है, कायनात का असूल है, अपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होना ही होना है। तो ये पॉजिटिव तो नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब वहां पर जाकर क्या होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन में विन कौन करेगा और क्यों करेगा? ओनली वन केटाइन एंड ओनली वन एनाइन इज सेलेक्टिवली डिस्चार्ज एट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब वहां पर सिलेक्टिविटी होगी, उनमें से एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। कंपटीशन में जैसे सोडियम और H है, इनमें से एक होगा, इस तरह से OH और Cl इनमें से भी एक ही होगा। फॉलोइंग फैक्टर, कौन से फैक्टर हैं जिसकी बेस पे हम ये प्रेफरेंस चेक करते हैं, वो हम अब यहाँ पर इसको बताने लगे हैं। अच्छा, एक तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, एक मिनट। अच्छा जी, द पोजीशन ऑफ द आयन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये एक सीरीज है। ये अगर आप देखें तो केटाइन और एनाइन की ये सीरीज है। ये अब छोटा सा बच्चों रट्टा लगाना पड़ेगा, इसको आप याद कर लें तो अच्छी बात है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ केटाइन एंड एनाइन इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है किसकी कम है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। यूजली स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, जो मैंने ऊपर बात की थी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको ओवरऑल हम कह देते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल कितना है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि कितनी पावर है इसमें, कितना पोटेंशियल है रिड्यूस होने का, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है कितना इसमें पोटेंशियल है या कितनी इसमें पावर है ऑक्सीडाइज होने का। तो उस रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे हम जो है ये चीजें देखते हैं, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है या कम है, उससे हमें ये चीजें पता चलती है कि यानी कि बात वही है जो मैंने की थी कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कौन मुश्किल से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, और कौन ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है और कौन इतनी पावर से नहीं खींच सकता। इन चीजों की बेस पे ये चीजें डिसाइड होती हैं। Usually standard oxidation or reduction potential is taken as the base for determining the reactivity of the ion। तो किसी भी आयन की रिएक्टिविटी का ये पता चलता है, यानी कि एक चीज एनोड पे गई है, एनोड होता है पॉजिटिव, अब वहां पर दो आयंस गए हैं उसकी तरफ, अब एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है, एक कम कर सकता है। कंपटीशन में वही विन करेगा जो एनोड को जल्दी आयन दे देगा, यानी कि एनोड पॉजिटिव होता है जो अपने आयंस को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है इजीली, वो वहां पर विन कर देगा। इस तरह से
जो कैथोड रहता है, कैथोड पे होती है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा गेन कर सकता है वही उसकी तरफ जाएगा, दूसरा पीछे रह जाएगा। कायनात का असूल है हमेशा ताकतवर जीतता है। तो बच्चों हर जगह पे आपको ये चीज नजर आएगी, जो ताकतवर होता है वो ले जाता है और कमजोर देखता रह जाता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ। तो यहाँ पर भी यही होता है, ये कंपटीशन विन वही करेगा जो ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है, या जो वहां पर वो काम करने के लिए गया है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन करने के बाद जब एनोड और कैथोड पे पहुंचेंगे तो रेडॉक्स पोटेंशियल की बेस पे, रिएक्टिविटी की बेस पे वो डिस्चार्ज होंगे। एज अ रूल द केटाइंस आर एनाइंस व्हिच इज लोअर इन पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज डिस्चार्ज फर्स्ट। तो जो डिस्चार्ज फर्स्ट होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा। फर्दर द एनाइंस व्हिच डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन इज डिस्चार्ज इन प्रेफरेंस टू दैट विच कंटेन्स ऑक्सीजन। तो इसमें भी अगर देखें तो यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन है, इसके साथ ऑक्सीजन है और बाकियों के साथ आप देखें तो ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है द एनाइन, ये एनाइंस है विच डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन इज डिस्चार्ज इन प्रेफरेंस। वो पहले जिसके ये पहले डिस्चार्ज होंगे, ये बाद में डिस्चार्ज होंगे। यानी कि अगर ऐसे एनाइन जिनके अंदर ऑक्सीजन होगी वो इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। ये यहाँ से हमें एक बात का पता चल रहा है, ठीक है। For example, when dilute aqueous solution of potassium hydroxide is subject to the electrolysis, H ions are discharged at the cathode and preference of K ions। ठीक है, ठीक है। प्रेफरेंस यानी कि पोटाशियम और हाइड्रोजन में अगर कंपटीशन होगा तो पोटाशियम पहले डिस्चार्ज होगा हाइड्रोजन से, बिकॉज हाइड्रोजन इज बिलो के, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो नीचे है के से in the electrochemical series. Similarly, Cl ions are discharged at the anode। Cl ion at anode पे discharge होंगे in preference to OH ion, ठीक है। तो OH ion जो है वो नहीं होंगे, बल्कि क्योंकि वो ऑक्सीजन कंटेनिंग है और Cl जो है ये देखें तो ये पहले डिस्चार्ज होगा, ये बाद में डिस्चार्ज होगा। इस तरह से यहाँ पर भी इसी तरीके से चीजें चलती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर दस, हाइड्रोजन हमें मिल गई और हमें क्लोरीन मिल गया। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये भी नीचे है, ये के है, यानी कि के नहीं मिलेगा बल्कि हमें एच मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे हमें Cl मिलेगी। यानी कि कंपटीशन में अगर आप देखें तो H2O के अंदर H आयन जो है, H पॉजिटिव जो है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने KCl का सोल्यूशन बनाया तो K पीछे रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इससे ज्यादा पहले इसको प्रेफरेंस मिलेगी। इसी तरीके से Cl जो है इसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो हमें इसके नतीजे में क्या मिलेगा, H और O, H2 गैस मिल गई और इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्लोरीन गैस मिल गई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें H2 एंड नॉट K, जबकि दूसरी तरफ यानी कि एक चीज हमें वाटर से निकल गई और एनाइन जो है वो हमें KCl का मिल गया और पानी के अंदर फिर K जो है वो रह गया, K पॉजिटिव, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी इस पॉइंट की, ठीक है। मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज डिस्चार्ज होगी कौन सी नहीं होगी, ठीक है। इसकी ये पावर होती है, एबिलिटी होती है रिएक्टिविटी की बेस पे ये चीज डिसाइड होती है। एक ये पॉइंट, दिस इज वन पॉइंट, इसके अलावा भी पॉइंट है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला पॉइंट कौन सा है कि जिसकी बेस पे हमें पता चलता है, वो जो पता चलता है कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इन द इलेक्ट्रोड। ये एक अलग पॉइंट है जी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आयन इज हाई, अगर किसी एक खास आयन की कंसंट्रेशन ही बढ़ गई है, इट इज डिस्चार्ज फॉर, वो भी पहले डिस्चार्ज होगा, बेशक वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी जगह उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेस पे अगर देखें तो वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम देखें कि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिर भी वो प्रेफरेंस में चला जाएगा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आयन इज हाई, इट इज डिस्चार्ज फर्स्ट इवन दो इट इज हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंपेयर्ड विद अनदर आयन प्रेजेंट इज। यानी कि या तो वो ताकतवर हो, ठीक है, अगर इक्वालिटी की बेस पे, या फिर कमजोर जो है वो ज्यादा हो क्वांटिटी में। यानी कि इत्तेफाक में बरकत है तो कमजोर, लेकिन उन्होंने उनमें इत्तेफाक है तो फिर भी वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। ताकतवर बेशक ताकतवर है लेकिन वो पीछे रह जाएगा, ये इसका मतलब है। फॉर एग्जांपल, इफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोड, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सोडियम क्लोराइड का तो इस सूरत में सोडियम आयन कम होंगे, क्लोराइड आयन कम होंगे। तो इस सूरत में सोडियम पीछे रह जाएगा, हाइड्रोजन मिलेगा जो ऊपर वाले पॉइंट की बेस पे, ठीक है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बढ़ा दें, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होगी तो सोडियम आयन फिर डिस्चार्ज होगी, फिर हाइड्रोजन पीछे रह जाएगा,
ठीक है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन बढ़ गई। जो मैंने ऊपर बात की थी वही बात अब नीचे है। तीसरी जो चीज़ है वो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड यानी कि जो डिस्चार्ज करवा रहा है उसकी भी तो कोई मर्ज़ी चलनी चाहिए ना, ठीक है? ये थोड़ी है कि इलेक्ट्रोलाइट की मर्ज़ी चलेगी, वो भी थोड़ा-सा अपनी प्रेफ़रेंस होती है इनकी, वो कैसे होती है? इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर आइदर एक्टिव और इनर्ट। एक्टिव का मतलब है कि वो खुद भी इलेक्ट्रॉन ले दे रहा है या नहीं, और एक होता है इनर्ट यानी कि उसके साथ सिर्फ़ कनेक्शन बैटरी का है, अदरवाइज़ उसकी अपनी कोई नहीं है इतनी ज़्यादा प्रेफ़रेंस। द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस डिटरमाइन द आयन प्रेफर्ड फॉर एडिशन। इफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लाइक इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर हो जैसे प्लाटिनम का और ग्रेफाइट का अगर यूज करें, देन दे विल नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। उनका फिर नहीं है, फिर ये वाली चीज होगी या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है कि प्रेफरेंस किसकी जाएगी रिएक्टिविटी की बेस पे। लेकिन अगर हमारे पास दूसरी ऑप्शन हो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड ऐसा हो जो रिएक्शन में हिस्सा ले, फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रोलिसिस will then depend upon only the above two factors, ये होगी if the that is the position of the ion या concentration। the active electrodes like copper nickel silver, अगर इस तरह के इलेक्ट्रोड हों जो इलेक्ट्रोलिसिस में हिस्सा लेते हों, if used take part in the electrolytic reaction and the product formed is different। for example in the electrolysis of अगर कॉपर सल्फेट का हम रिएक्शन करवा रहे हैं, if copper electrodes are used, ये अच्छा जी, if copper electrodes are used, copper atoms are deposited at the cathode and copper ions are formed in the anode। लेकिन जैसे ही हमने चेंज किया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज किया तो ये उल्टा हो गया। कॉपर एटम्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व एट द एनोड, thus the product formed during electrolysis are different from the electrode। यानी कि ऊपर अगर इनर्ट होगा तो फिर ऊपर वाले 2 पॉइंट की बेस पे डिसीजन होगा, लेकिन अगर इनर्ट नहीं होगा तो सम टाइम हमें प्रोडक्ट डिफरेंट मिलती है। तो ये उसके नीचे बताया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये इसका आप देख सकते हैं कितने ये माइनस में है, ठीक है? तो ये कैथोड, एनोड और नेट रिएक्शन यानी क्लोरीन गैस मिली और सोडियम मिली, लेकिन अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो फिर हमारे पास डिफरेंट हो जाता है। तो ये हम उसकी तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं, रिवर्स होना और ये सारा। ठीक है, हम यहीं पे रोकते हैं इसको। फिर अगला पॉइंट जो है ना वो थोड़ा-सा हम फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे कि माइग्रेशन कैसे होती है और फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। वो फिर हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक बच्चों को क्वेश्चन किसी को कोई बात की समझ ना